हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंटीग्रेशन, समाकलन। ठीक है, तो समाकलन क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ बताऊँगा। तो समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता क्या है। सिंपल इंटीग्रेशन का मीनिंग है जोड़ना। ठीक है, इंटीग्रेशन का मीनिंग जोड़ना। अब कौन से फंक्शन को जोड़ोगे, मैथ में अपन जोड़ने का वर्ड जैसे यूज लेते हैं, दिमाग में आता है सिग्मा। ठीक है ना, तो सिग्मा क्या करता है, डिस्क्रीट फंक्शन को जोड़ता है, यानी जो फंक्शन असतत है, जो टूटा हुआ फलन है। और इंटीग्रेशन क्या करता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, सतत फलनों को जोड़ता है। सतत फलनों को जोड़ने का काम किसका है, इंटीग्रेशन का। अब समाकलन या इंटीग्रेशन को किससे शो करते हैं, ये चिन्ह किसका होता है, समाकलन। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है समाकलन fx, तो इसको क्या पढ़ेंगे, fx का समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, fx का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इसको ये पढ़ेंगे अपन। fx का समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो समाकलन क्या होता है वो तो अब बताऊंगा। समाकलन को प्रदर्शित किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस साइन से। समाकलन का सिंपल मीनिंग क्या है, जोड़ना। कौन से फलनों को, सतत फलनों को, कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो कभी ब्रेक नहीं होते, जो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, ऐसे फंक्शन का एडिशन ही क्या है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की अगर सिंपल डेफिनेशन दूं तो तुम लोग ये लिख सकते हो कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन की सिंपल डेफिनेशन, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन क्या होता है, अवकलन का व्युत्क्रम। अवकलन का व्युत्क्रम। डेफिनेशन क्या है समाकलन की, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस ही क्या होता है, इंटीग्रेशन। अवकलन का व्युत्क्रम ही क्या है, समाकलन। यही है समाकलन, मतलब अपन जैसे अवकलन करते हैं उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है। तो एक एक करके चीज़ें वापस उठा रहा हूँ, शुरुआत से देखते हैं कि बताया क्या है। मैंने ये बताया कि समाकलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस चिन्ह से। समाकलन का सिंपल मीनिंग क्या बताया, एडिशन, जोड़ना। कौन से फलनों को, कौन से फंक्शंस को ऐड करता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन को। पहचानेंगे कैसे, ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है या इनवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, यानी उल्टा पुल्टा है। अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। समाकलन का उल्टा क्या होता है, अवकलन। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट कौन है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का उल्टा कौन है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, दो बातें समझ ली। तो ये एक लाइन तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। इसी लाइन के बेसिस पर आगे पढ़ाने वाला हूँ मैं इंटीग्रेशन को। तो आखिर कैसे करेंगे, तो समझते हैं आगे। एक्चुअली जो तुम्हारा NCERT का 7th चैप्टर है उसका नाम है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स क्यों है, इंटीग्रेशन में अपन दो टाइप पढ़ेंगे। इंटीग्रल्स बता रहा हूं क्या है। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन मीन्स इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एक तो ये पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे अपन निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन ने जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ठीक है,
तो वो सब किस में पढ़ा था, डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा था ना। वैसे ही जिस टॉपिक में अपन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल्स के अंदर दो टाइप है, एक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। ठीक है, ये दो अपन पढ़ेंगे। अब ये 7.1 एनसीईआरटी की 7.1 से लेकर लगभग 7 तक यही पढ़ेंगे। 7.8 में आ जाएगा डेफिनेट, और फिर 9, 10, 11 तक डेफिनेट ही है। तो ये नोट डाउन कर लो कि इंटीग्रेशन में अपन क्या पढ़ेंगे। इट इज अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना अनिश्चित समाकलन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन और कि इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो मैंने ये बताया कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, उल्टा पुल्टा। अब सुनना, हम ऐसे फलनों का समाकलन करेंगे, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है, इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। मान लो एक कर्व है, कोई भी वक्र है, एक कर्व है, ये किसी भी दो लिमिट्स के बीच में बाउंडेड है, बाध्य है। मान लो x बराबर 1 से x बराबर 2 के बीच ये बाउंडेड है। ठीक है, ऐसे बंधा हुआ है। तो इसके बीच इस कर्व का एरिया फाइंड करने के लिए क्या यूज आता है, इंटीग्रेशन। हमने आज तक कौन से फंक्शंस का एरिया निकालना सीखा है, तो दिमाग में आता है भाई ट्राइंगल दे दो, एरिया निकाल लेंगे। रहो भी राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल दे दो, स्क्वायर दे दो। ठीक है भाई, त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या ट्राइंगल हो, या ट्रेपेजियम हो, इन सब का एरिया तो अपन निकाल सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ इस फंक्शन का एरिया बताओ भाई, ऐसा फंक्शन है कोई, या मैं कह दूँ भाई ये लो ऐसा कोई फंक्शन है, एक कर्व ऐसे जा रहा है, एक कर्व ऐसे जा रहा है, इसके बीच का एरिया बताओ, तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे कर्व का एरिया निकालने के लिए जो पर्टिकुलर कोई लिमिट के अंदर है उसका एरिया निकालने के लिए एक चीज पिक्चर में आई जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यूज क्या है, हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, और क्या है, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, या कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन कर सकते हैं। तो मतलब ये देखो एक कंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें यूँ मैं छोटी छोटी स्ट्रिप ले लूँ और उसका एडिशन करूँ तो भी एरिया ही आएगा। भाई छोटी छोटी स्ट्रिप मान के सबका एरिया निकाल लूँ जोड़कर, मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे ये एक स्ट्रिप बनी, ठीक है, इसकी लेंथ पता है, ब्रेथ पता है। मान लिया कि एक रेक्टेंगल जैसा है, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, सब रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दो, पूरे का एरिया आ गया। या x = a से x = b तक इसका इंटीग्रेशन कर दो तो उसका एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मेनली यूज क्या है, एरिया फाउंड करने में है कि किसी भी फंक्शन, किसी भी कौन सा फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सतत फलन, किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एरिया कौन निकाल के दे सकता है, इंटीग्रेशन। वॉल्यूम कौन निकाल के दे सकता है, इंटीग्रेशन। 12th में क्या है, 12th में सिर्फ एरिया निकालना पड़ेंगे, वॉल्यूम निकालना नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का यूज तुम्हें पता चल गया, एरिया निकालने के लिए होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए होता है। 12th में क्या पढ़ेंगे, एरिया निकालना। लेकिन पहले इंटीग्रेशन करना तो सीखो कि इंटीग्रेशन होता कैसे है। तो टॉपिक अब स्टार्ट होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। तो स्टार्ट करता हूँ। तो फिर से वही डेफिनेशन, ये तो भाई डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो ठीक है भाई, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1+c। अब मुझे कैसे पता इसका यही होगा, तो फिर से वही बात देखो, इसका इंटीग्रेशन ये है, ठीक है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। चलो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। अब मेरी बात सुनो, इंटीग्रेशन करने से पहले तुम्हें डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। एक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो, एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, तो ये क्या आएगा, वन बाई एन प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स की पावर एन कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट उतर के आगे और कॉन्स्टेंट में से एक कम, तो ये आएगा एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन, एन प्लस वन से एन प्लस वन गया, एक्स की पावर वन से वन गया, एक्स की पावर एन आ गया। मैंने क्या कहा था, इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा। ये देखो मैंने एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन किया, एन प्लस वन बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन उतर के आगे एन प्लस वन माइनस वन, तो ये आ गया ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ गया, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करने पर वापस ये आएगा। चीज़ समझ में आ रही है, उल्टा होता है एक दूसरे का जस्ट। और सोचना सिखाता हूँ, जैसे और सोचना सीखते हैं, जैसे ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो दिमाग में ये सोचो भाई किसका डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स होता है, तो ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कौन होता है, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन उधर भेज दिया मैंने, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स ही होगा, प्लस सी। अब ये सी क्या है, तो सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये अचर है, कैसे पता चल रहा है सब सिखाऊंगा, एक बार देखो। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स प्लस सी। वापस बोलता हूं, जैसे इंटीग्रेशन dx है, अब इसका आंसर क्या आएगा, तो ये इंटीग्रेशन dx है ना, तो dx के मल्टीप्लाई में कौन है, वन। किसका डिफरेंशिएशन वन होता है, तो हमें पता है भाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो वन का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आ रहा है सब बताऊंगा, बस एक बार देखते चलो। जैसे इंटीग्रेशन dx और किस तरीके से निकल सकता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इस वन dx का इंटीग्रेशन करना है, वन को मैं क्या लिखूं, x की पावर जीरो, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो वन होता है dx। x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, तो x की पावर जीरो का क्या होगा, x की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी, यानी x की पावर वन बाई वन प्लस सी, यानी x प्लस सी। इंटीग्रेशन dx क्या बताया मैंने, x प्लस सी। इस तरीके से भी आ गया, ठीक है। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगा रहा हूं वो ध्यान से समझते हैं, क्या आखिर क्यों लगा रहा हूं मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो मान लो इंटीग्रेशन मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन में एक जोड़ो अपॉन एन में एक जोड़ो, यहाँ पर दो है तो दो में एक जोड़ दूंगा अपॉन दो में एक जोड़ दो प्लस सी, तो एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। बात ही समझ में। अगर इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा ना, ठीक है। तो देखो भाई एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं। अब इसका डिफरेंशिएशन तो करेंगे, मुझे तो खाली एक बार ये बताओ, ये ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री। मान लो तुम सोच लो कि भाई सी आता ही नहीं है, हमें नहीं पता सी आएगा कि नहीं आएगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से एक्स की पावर टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री। तो एक्स क्यूब बाई थ्री का डिफरेंशिएशन करके देखो, तो देखो भाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन थ्री, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर ले लूँ, वन बाई थ्री, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, तो वन बाई थ्री, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, तीन से तीन कट गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बटा तीन, इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पर क्या आ रहा है एक्स क्यूब बटा तीन। कहने का मतलब सही है ना भाई, एक्स क्यूब बटा तीन का अवकलन किया एक्स स्क्वायर मिला, और एक्स स्क्वायर का समाकलन करो एक्स क्यूब बटा तीन मिलेगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट तो है।
तो भाई इसी का क्या फंडा है, तो ध्यान से देखना। x³ बटा 3 का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो x² आ रहा है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ तुम x³ बटा 3 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करो, तब क्या आएगा। तो इसका करते हैं भाई। डिफ्रेंशिएशन अलग अलग हो सकता है, हमें डिफ्रेंशिएशन अवकलन करना है x³ बटा 3 का प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है क्या। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और x³ बटा 3 का डिफ्रेंशिएशन x²। मैं ये कहूँ कि भाई डिफ्रेंशिएशन करो x³ बटा 3 प्लस 2 का, तो x³ बटा 3 का डिफ्रेंशिएशन x² और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। मैं ये बोलूँ x³ बटा 3 प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करो, तो x³ बटा 3 का डिफ्रेंशिएशन x² और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो वापस बोलता हूँ, कुल मिलाकर x³ बटा 3 का डिफ्रेंशिएशन किया x² आया, x³ बटा 3 प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ x² प्लस 0 भी क्या आएगा x²। x³ बटा 3 प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो भी क्या आएगा x²। x³ बटा 3 प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो भी क्या आ रहा है x²। इसका मतलब x² का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, x² का इंटीग्रेशन करने पर x³ बटा 3 आएगा, या x³ बटा 3 प्लस 1 आएगा, या x³ बटा 3 प्लस 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं पता चल रहा। वही हो सकता है x² का इंटीग्रेशन करने पर x³ बटा 3 सिर्फ इतने आए प्लस में 0, x² का इंटीग्रेशन करने पर x³ बटा 3 प्लस 1 आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आ जाए। भाई इसका डिफ्रेंशिएशन ये है तो x² का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा ये, लेकिन हमें पता है x² का इंटीग्रेशन करने पर या तो 2 आ सकता है, या 1 भी आ सकता है, या 3 भी आ सकता है, कुछ नहीं पता। इसलिए करते हैं कि भाई x² का इंटीग्रेशन करने पर x³ बाई 3 प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा। अब हो सकता है वो कांस्टेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, इसलिए ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगता है। बात आई समझ में, आनी भी चाहिए। तो मैं सारी कहानी वापस बता रहा हूँ। सारी कहानी वापस देखो, मैंने ये बताया इंटीग्रेशन x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c क्यों आता है भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ही आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ही आएगा। अब हो सकता है ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्यों, किसी का भी डिफ्रेंशिएशन करूंगा कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा और वो तो आना ही है। इस चीज़ को एक और तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मैंने 2x लिया, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² बाई 2 होता है। कैसे पता चला मुझे, देखो ध्यान से, 2x का इंटीग्रेशन करना है, 2 कांस्टेंट है, बाहर लिया, इंटीग्रेशन x बचा, x की पावर 1 है, x की पावर n का क्या होता है, n में 1 जोड़ो बटा n में 1 जोड़ो प्लस c, x की पावर 1 का क्या होगा, 1 में 1 जोड़ो बटा 1 में 1 जोड़ो प्लस c, तो ये आ गया 2x² बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, x² प्लस c, ठीक है क्या। अब c क्यों लगाया है, मैंने c इसलिए लगाया है कि मान लो c नहीं लगाते अपन, मान लेते c नहीं लगाए, तो 2x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, खाली x²। इसका मतलब x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, वो तो हमें पता ही है भाई। 2x का इंटीग्रेशन x², तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² कितना होगा, x² का अवकलन 2x। अब मुझे ये बताओ कि यार x² का अवकलन 2x होता है, x² प्लस 1 का अवकलन कितना होता है, x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x ही होगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0। x² प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का कितना 0, तो 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन x² प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करने पर 2x आ रहा है, तो 2x का इंटीग्रेशन करने पर x² प्लस 2 आएगा, 2x का इंटीग्रेशन करने पर x² प्लस 1 आएगा, 2x का इंटीग्रेशन करने पर x² आएगा। तो इसमें से क्या लूँ, तो जनरल चीज 2x का इंटीग्रेशन करने पर x² प्लस c आएगा। हो सकता है c 2 हो, 1 हो, 0 हो, कुछ भी हो, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। अब बात आई समझ में, आगे चलते हैं। तो सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, और वो फॉर्मूलाज तब लिख पाओगे जब डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होगा। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज तो याद होने ही चाहिए। तो पहला फॉर्मूला लिख दिया मैंने,
एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। दूसरा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स प्लस सी। थर्ड इंटीग्रेशन डी एक्स होगा एक्स प्लस सी। इसका डिफरेंशिएशन करके देखा, ये आ रहा है ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। कैसे पता चला, dx के मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है भाई। 1 को क्या लिखेंगे, x की पावर 0। x की पावर n का क्या होता है, n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो 0 को क्या होगा, 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन प्लस सी, यानी x की पावर 1 बाई 1 प्लस सी। तो x प्लस सी। एक और इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन किसके डिफरेंशिएशन में 1 बाई एक्स आता है, सिंपल सोच लो। तो हमें पता चलता है log x के डिफरेंशिएशन में कितना आता है, 1 बाई एक्स। अभी log x कौन सा है, ये ln x है, यानी इसके बेस में कौन है, e है। इसको ये भी लिख सकता हूँ भाई ln x के डिफरेंशिएशन में कौन आता है, 1 बाई एक्स। तो ln x के डिफरेंशिएशन में 1 बाई एक्स आता है, इसका मतलब 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कौन होगा, ln x। तो ln x प्लस सी, ln x लिखो या log x बेस e लिखो, एक ही बात है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x का अवकलन 1 बटा एक्स होता है, और 1 बटा एक्स का समाकलन क्या होगा, log x प्लस सी। इन 4 फॉर्मूलों को एक बार ध्यान से देख लो, बाकी डिस्कशन एक बार आगे करेंगे। इस पर एक बार क्वेश्चन कराने हैं मुझे, तो देखो इन 4 फॉर्मूलों को देख लो अच्छे से। चलो एक और लिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स। तो ये दिमाग में लाओ भाई, किसके डिफरेंशिएशन में ए की पावर एक्स आता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स log a बेस e, या log a बेस e को मैं लिख रहा हूं ln a। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ln a, इसका मतलब ए की पावर एक्स ln a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स। भाई इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये। ln a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ln a कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ये बाहर क्यों ले लो, तो एक काम करो तुम, मतलब ये प्रॉपर्टी लिख लो इंटीग्रेशन की, कि अगर कोई इंटीग्रेशन के ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और उसके साथ कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ सकता है, कांस्टेंट बाहर आ सकता है और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ln a कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि a कांस्टेंट है, तो ln a भी कांस्टेंट होगा, वो बाहर ले लिया मैंने, ln a का डिवाइड कर दिया। तो a की पावर x अपॉन ln a बराबर क्या होगा, a की पावर x का डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन, 6th फॉर्मूला, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a और प्लस c तो लगाना ही है। ये बेसिक जानकारी थी। 1 2 3 4 5 6, फिर से इसी पर आता हूं। x की पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, अब ये सोचते हैं। तो ये वैलिड n की किस वैल्यू पर नहीं है भाई, तो n की कौन सी ऐसी वैल्यू जिस पर ये वैलिड है ही नहीं। तो दिख रहा होगा तुम्हें n प्लस 1 है, यानी n नॉट इक्वल टू -1, ये इस पर ही वैलिड है। जैसे ही -1 हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड, ठीक है क्या। तो यहाँ पर n-1 नहीं हो सकता भाई। ये फॉर्मूला वैलिड कब तक है, जब तक n-1 ना हो। जैसे ही n-1 हो गया, ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं लगा सकते ये फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, देख लो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इसका आंसर बोलो। क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन x dx, इसका आंसर सोचो। क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx, इसका आंसर सोचो। क्वेश्चन 4, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका आंसर सोचो। चलो पहले 4 का ही सोचो, फिर 4 क्वेश्चन और देता हूँ। इस फॉर्मूले की हेल्प से सवाल दिए मैंने।
तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो एक्स की पावर 2 का क्या होगा, एक्स की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस सी, यानी कि एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। एक्स स्क्वायर का है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। एक्स की पावर 4 का क्या होगा, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। एक्स की पावर 6 का क्या होगा, एक्स की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। समझ रहे हो क्या, x dx है, यानी x की पावर कितनी है 1, क्या होगा इसका, x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एक्स की पावर -1 dx, इसका x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1 पॉसिबल नहीं है, -1 के लिए फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। तो x की पावर -1 को फिर क्या लिखूं, x की पावर -1 है, इसको नीचे भेज दो, यानी ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स की पावर प्लस 1। x की पावर +1 है, ऊपर आएगा तो x की पावर -1, तो x की पावर -1 को मैंने नीचे भेज दिया। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, और ये मैंने याद करा रखा है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x। तो ये और ये क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है। 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस सी। इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का ln x प्लस सी। ये 4 फॉर्मूलास, ये 4 उतार लो भाई, अच्छे से उतार लेना, ठीक है ना। चलो आगे करते हैं। ये बताओ भाई, रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, बोलिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन। रूट एक्स यानी एक्स की पावर कितनी, रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 dx, x की पावर 1/2 dx है। x की पावर n का क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका क्या होगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। x की पावर 2 प्लस 1 3/2 बटा 2 प्लस 1 3/2 प्लस का c 2/3, x की पावर 3/2 प्लस c। क्या किया मैंने, 2 ऊपर आ गया और 3 नीचे पड़ा है, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। ये देता हूँ मैं x की पावर 5/4, कैसे करोगे, वही सिंपल, x की पावर 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 प्लस 1 प्लस सी। जोड़ लो, एलसीएम ले लो इसका, 5 प्लस 4 9/4, इसका एलसीएम 9/4, तो 9/4 वो 4 ऊपर ला रहा हूँ, तो 4/9 प्लस का सी। चीज़ें समझ में आनी चाहिए तुम्हें एट दी एंड। तो x की पावर n है, जैसे ये दे दिया मैंने, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, कैसे करोगे, x की पावर ये कितनी है 1/2, ऊपर आएगा तो x की पावर -1/2। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये x की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 प्लस सी। 1 माइनस हाफ 1 माइनस हाफ प्लस सी, कितना आ गया 2 ऊपर आ गया। x की पावर हाफ को लिख सकता हूँ रूट एक्स प्लस सी। अब तुम्हें खुद को पता होना चाहिए भाई, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, ये पता है ना भाई। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा रूट एक्स, और 2 उधर चला गया तो 2 रूट एक्स। समझ में आ रही चीजें, आगे कर रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन करो भाई, ई स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो। हमें क्या पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2, गलत है, होगा ही नहीं, रॉन्ग। क्यों सर, आपने तो बताया था e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर 2 का e की पावर 2 होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों, ये है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका इंटीग्रेशन होता है खाली e की पावर x। तो मैंने तुम्हें बताया है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। e की ई स्क्वायर एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x।
ई स्क्वायर का तो 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन थोड़ी करेंगे। देखो इधर ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, एक्स प्लस सी लिखा रखा है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, ई स्क्वायर एक्स प्लस ई स्क्वायर सी। तो ई स्क्वायर एक्स और ये तो कांस्टेंट है, नया नया कांस्टेंट मान लो। ई का स्क्वायर भी कांस्टेंट और सी भी कांस्टेंट। ये ई होता क्या है, ई होता है नेपियर कांस्टेंट। नेपियर कांस्टेंट होता है ये, जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 2.71 होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना e की पावर x का इंटीग्रेशन ही e की पावर x होता है, चीज़ें चेंज नहीं होगी। जो चीज़ बता दी उसको ही याद रखना है। ये भी नहीं होगा e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। क्या बताया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो बस सिर्फ ये ही, कोई e की पावर x स्क्वायर कांस्टेंट कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। ये जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है उसके उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, यही आंसर आएगा। तो ये हो सकता है e की पावर t का t के रेस्पेक्ट में e की पावर t, ठीक है ना। तो e की पावर ये लीनियर रहेगा, लीनियर मतलब रैखिक, पावर 1 है x की। तो ये ध्यान रखना e की पावर x का इंटीग्रेशन। अब 2-3 जो छोटे छोटे डाउट आते हैं वो देख लो भाई। जैसे मैंने कह दिया भाई x की पावर n का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, n के रेस्पेक्ट में। मैंने ये कह दिया a की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो a के रेस्पेक्ट में। मैंने ये कह दिया a की पावर x का डिफरेंशिएशन करो e के रेस्पेक्ट में। मैंने ये कह दिया a की पावर x का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में। इन सब के आंसर दो। तो इन सब के आंसर देने के लिए वो पहले वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो तुम्हें पता है क्या, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये तुम्हें कब पता है, तुम्हें ये पता है कि ये जो x की पावर n है ना, वो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। जो x की पावर n है वो x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो ये x के सापेक्ष है, तो वेरिएबल कौन है, x, और कांस्टेंट कौन है, n। तो ये समाकलन किसका है, ये समाकलन है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का। समझ रहे हो क्या। कैसे पता चला कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट, भैया किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। तो x वेरिएबल है और बाकी बचा जो कांस्टेंट है। तो जब भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरिएबल की पावर जो कांस्टेंट है उसमें 1 जोड़ो बटा कांस्टेंट में 1 जोड़ो प्लस सी, ठीक है। इधर आओ, ये क्या है, x की पावर n का इंटीग्रेशन n के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, n के रेस्पेक्ट में। तो वेरिएबल कौन है, n। इस बार वेरिएबल कौन है, n। तो कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट x है, ठीक है। ये देखो ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब तुम्हें सोचना, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a प्लस सी, सही है ना। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन ln a प्लस सी। तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ये कुछ a की पावर x जैसा ही है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x अपॉन ln a। तो इसका क्या होगा, कांस्टेंट की पावर x, कांस्टेंट कौन है ये, तो x की पावर n अपॉन ln क्या, x प्लस सी। ये और ये सेम है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन ln a प्लस सी, x की पावर n का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, x की पावर n अपॉन ln x प्लस सी। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल अपॉन ln इंटू कांस्टेंट, ln के अंदर कांस्टेंट प्लस सी। जैसे ये है a की पावर x का a के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान देना भाई a की पावर x का a के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो a के रेस्पेक्ट में मतलब वेरिएबल कौन है, a, यानी ये है वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर ये क्या है, कांस्टेंट। तो देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट में 1 जोड़ो बटा कांस्टेंट में 1 जोड़ो।
तो ये क्या होगा, ए की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। चीज़ें समझ में आ रही है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, कैसे पता चला, ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो ए वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट में एक जोड़ो बटा कांस्टेंट में एक जोड़ो, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ई की पावर एक्स का ई के रेस्पेक्ट में, ये भी एक ही है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब ए की पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। चीज़ों को तोड़ के रखना, और ये तो सिंपल है, याद करवाया था, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। नहीं आएगा लेकिन बेसिक नॉलेज दी है, ठीक है, नहीं आएंगे ऐसे सवाल, लेकिन बेसिक नॉलेज है, ध्यान रखना, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी आगे वाले जो 5-6 फॉर्मूला बताए हैं वो तो याद ही होने चाहिए। अब चलो फटाफट बेसिक खत्म कर लेते हैं। 6th इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होगा। 7th इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या होगा। तो तुम सोचो कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का अवकलन क्या होता था, कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, सही है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कौन होगा, कॉस एक्स। ये माइनस कांस्टेंट है, बाहर ले लूँ और डिवाइड कर दूँ, तो ये आ गया माइनस कॉस एक्स बराबर क्या, साइन एक्स। यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि क्या कुल मिला के डिफरेंशिएशन का उल्टा है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस सी। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस का cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस उधर भेज दो, cot x, तो इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx क्या होगा, माइनस का cot x प्लस सी। tan हो गया, cot हो गया, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू टेन एक्स, सही है। तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस सी। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cosec x का अवकलन माइनस का cosec x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cosec x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cosec x प्लस सी। साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, sec स्क्वायर का tan x, cosec स्क्वायर का माइनस cot x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस का cosec x प्लस सी। ये भी याद रहने चाहिए, सोच सकते हो तो बढ़िया बात है, बाकी याद हो जाएंगी सवाल करते करते, ठीक है ना। रब कर दिया मैंने। कुछ इनवर्स वाले देख लेते हैं। 12 नंबर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है कि नहीं। तो 12 नंबर ये है अपना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये या तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी होगा, क्यों, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस इसमें प्लस है और इसमें माइनस है।
याद करो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस सी। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, याद होनी चाहिए ये भी, इसमें बस माइनस लगा दो, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और क्या हो सकता है, माइनस का cot इनवर्स x प्लस सी। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर या तो कभी साइन इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हो, माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी भी लिख सकते हो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स सेम ही है, इसका आंसर या तो ये या फिर ये। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 याद है किसका है, सेक इनवर्स x का क्या होता था, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका क्या होगा, सेक इनवर्स x प्लस सी, और 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका होगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी नेगेटिव का। दोनों थिंग सेम है, चीज़ें सेम चल रही है, जहाँ ये x पॉजिटिव है इसलिए मॉड में भी लेते हैं इसको। तो ये इनवर्स फंक्शन है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हो गए। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे इनके बेसिस पे करेंगे, तो यानी ये माइंड में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए एकदम, मान के चलो, तो इंटीग्रेशन हाथ में आ जाएगा। मिटा रहा हूँ, इनवर्स के फॉर्मूले हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो गए, और सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हो चुके हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन पर क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 7.1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। अब लास्ट जाते लास्ट चीज, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लास्ट फॉर्मूला क्या लिखोगे, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये ध्यान रखना। क्यों, मान लो y बराबर 2 एक कांस्टेंट लाइन है, ये एक फंक्शन है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो उस 0 का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कांस्टेंट फंक्शन आएगा, समझ रहे हो क्या, इसलिए। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो ये मत कर देना इसमें कि भाई 0 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dx x प्लस सी 0 से गुणा होगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 ना, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इन फॉर्मूलों पर क्वेश्चंस कराऊंगा भर के। फर्स्ट तुम्हारा अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, उसके बाद 7.1 करेंगे अच्छे से, फिर इंटीग्रेशन के अंदर आराम से घूमेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।